जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वो लाइक का बटन भी दबाए और बेल आइकन को भी दबाए। भाई साहब, कल अंग्रेजी का एपिसोड किया। सच बताओ, मेरे पसीने छूट गए क्योंकि कल कम से कम 2-2.5 घंटा रिकॉर्डिंग में करता रहा। 9 बार रिकॉर्ड किया, रिजेक्ट कर दिया, डिलीट मार दिया पूरा। फिर बात ईगो पे आ गई तो फिर 10वीं बार किया। वो फिर क्योंकि ईगो था ना कि नहीं करना है तो करना है, वो ईगो पे ले लिया। मैंने खुद को समझाया कि बेटा, ये 10वां भी फेल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब अपने ही ये श्रोता है भाई। 150-200 सुनते हैं। ये मेरा अंग्रेजी, पुअर अंग्रेजी, बल्कि ये जो मेरा पॉडकास्ट है ये कम से कम 20-25 तो सुनेंगे, क्योंकि मुझे कंटेंट पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। वो भाषा को छोड़ दो, बस कंटेंट पे अगर मेरा श्रोता ध्यान दे तो उसको समझ आएगी कि हाँ, कुछ नया मैंने आज सुना। आज बल्कि सुबह मैंने फिर एक बार मेरा कल का वो पूरा एपिसोड सुना तो मेरी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उसका दिवालियापन मुझे ही स्पष्ट दिखने लगा। एक बात तो भाई समझ आई कि अगर आप ईगो पालते हो, अहंकार पालते हो, तो कबाड़ा तो हर चीज का होना ही होना है। ये बिल्कुल मुझे आज सुबह समझ आया। हाँ, अंग्रेजी में पॉडकास्ट आगे भी मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कम से कम जो पहले वाला किया था ना, कम से कम भले 35% हो, लेकिन पास तो हो जाऊंगा। चलो आज पे आते हैं। आज थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मित्रों, हम बहुत बार ऐसी एकाध घटना का जब इतिहास के बारे में विश्लेषण करते हैं तो हम ही उलझ जाते हैं। मसला ये है कि इतिहास के विश्लेषण करते 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 हम एक स्पेसिफिक व्यक्ति की चर्चा करने लगते हैं, और जब व्यक्ति की चर्चा करने लगते हैं तो अगर वो व्यक्ति परिचित हैं, जैसे सूजा है, अब्दाली है, नाना है, भाऊ है, मल्हार राव है, नारो शंकर है, फिर हमें उस व्यक्ति का इतिहास भी हमारे दिमाग में आता है। उसका किरदार कितना था, उसकी निष्ठा कैसी थी, उसका शौर्य कितना था, वो हमें नजर आता है। और अनाहुत रीत्या हमारी जो बुद्धि है वो तात्कालिक कारणों को दूषण लगाना शुरू कर देती है, बजाय इसके कि विश्लेषण उस पूरे इतिहास के घटना का करे। हम तात्कालीन परिस्थिति को दूषण देना शुरू कर देते हैं। ये है तो मजेदार उलझन है, मैं बताऊं, क्योंकि विश्लेषण शास्त्रीय पद्धति से नहीं हो पाता। उसके जो सबल कारण होते हैं, वो सबल कारण हम देने के परिस्थिति में ही नहीं रहते, क्योंकि हम व्यक्ति के गुणों की पूजा नहीं करें। वो गुणों की पूजा करने के बजाय हम उस व्यक्ति पूजा में लग जाते हैं, है ना। अब ये बात तो इतनी सही है कि सभी जितने भी किरदार हैं वो अपनी अपनी जगह ईमानदारी से प्रयत्न तो कर ही रहे थे ना, चाहे अब्दाली हो, शूजा हो, जैसे मैंने बताया, भाऊ हो, नाना हो। हाँ, फर्क कहाँ आता है? लक्ष्य अलग अलग थे। विश्लेषण करते समय हमारे गुरुजी देगलूरकर साहब जो हैं, उन्होंने अभी तो बहुत ही वयस्क हो चुके हैं, वयोवृद्ध हो चुके हैं, 90 क्रॉस कर दिए उन्होंने, लेकिन वो हमेशा बताते हैं कि भाई
इस इतिहास का विश्लेषण अगर करना हो ईमानदारी से, तो पहले लक्ष्य को ढूंढो कि आमने सामने जो दो शत्रु हैं उन दोनों के लक्ष्य कौन से थे। अब इस मामले में मोमेडियन के लक्ष्य तो हमें अलग दिखते ही हैं, बिल्कुल दिखते हैं। ये न केन प्रकारेण उस लक्ष्य को किसी भी प्रकार से हासिल करना चाहते थे। स्पष्ट एक वाक्य में प्रश्न ये है कि ये स्थायी समाधान था क्या? मैं सामान्य जनों के पक्ष में बोल रहा हूं कि सामान्य जनों के लिए स्थायी समाधान था कि ये जो दो पार्टियां आमने सामने युद्ध लड़ी हैं उससे सामान्य जनों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, शुद्ध द्वेष मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। क्योंकि मोमेडियन का वर्चस्ववाद बना के इतरों का दमन करना था, यही उनका लक्ष्य था। तो हर कार्य के पीछे अनीति देखना स्वाभाविक है ना। अगेन गुरु जी हमारे कहते हैं कि नहीं, आप पहले लक्ष्य पे ध्यान दो, तुरंत आपको पता चलेगा कि नीतिवान कौन था और अनीति से चलने वाला कौन था। अब आगे चलते हैं बौद्धिक विवाद पर। बौद्धिक वाद विवाद जो है उससे तो ज्ञान का संवर्धन होता है। हमने तो बचपन से यही सीखा है ना। मंडन मिश्रा कोई सामान्य आदमी तो थे नहीं, ज्ञानी थे। हमारे आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कहते हैं 17 दिन चला उनका, 17 दिन चला। 17वें दिन फिर वो नीचे आ गए। उसके बाद क्या कहेंगे, मैं हारा हुआ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उस शास्त्रार्थ में उन्होंने अपनी गलती मान ली, लेकिन निराशा के गर्क में वो मंडन मिश्रा जी चले नहीं गए, क्योंकि वो तो ज्ञान प्राप्ति के सुख में शायद आनंद का अनुभव कर रहे थे। अब बिना पवित्र भाव के किया हुआ जो कर्म है वो पीड़ादायक और समाज विधायक तो होना ही होना है, समाज विघातक मैं कहना चाहता हूं। बिना पवित्र भाव के किया हुआ कर्म हमेशा पीड़ादायक और समाज घातक होता ही है। यह है पहला विश्लेषण का मेरा पॉइंट। वहां दूसरी ओर आज भी उस 800 साल का महिमामंडन करने वाले आज भी 2025 में पैदा है ना। भारत में माइक सामने आ गया, गला फाड़ फाड़ के भूकने लगते हैं। 800 साल तक हमने हिंदुस्तान पे राज किया। कौन से 800 साल, कौन सा हिंदुस्तान पूरा, और उस पे आपने राज किया भाई? ये कितना झूठ भी बोलते हैं यार। कम से कम इतिहास में जो घटित घटना घटी है उसके बारे में तो झूठ ना कहो, हाँ। लेकिन अगेन उनका लक्ष्य अलग है, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो झूठों की फैक्ट्रियां भी चलाते हैं। ये अकेले नहीं है, ये सारे अब्राहिमिक पंथ वाले हैं ना, ये सब इसी झूठ की फैक्ट्री से लिप्त है। अब इस हमारे पानीपत के प्रकरण में देखिए, भाऊ के जितना योग्य सेनापति मराठों के पास 1761 में था ना, मुझे नहीं लगता, शायद नहीं था। लेकिन विरुद्ध पक्ष का सेनापति जो खुद अब्दाली था, ज्यादा अनुभवी था। ज्यादा अनुभवी होने के कारण उसको ज्ञान ज्यादा था। ज्ञान ज्यादा होने के कारण उस दिन 14 जनवरी को वो ज्यादा प्रभावशाली बन पाया। अनुभव और ज्ञान के पानीपत में अनुभव मेरे ख्याल से जीता है। अब ये षड्यंत्र, राजकारण किसने क्या किया, जीतने के लिए उन्होंने कौन से पैंतरे अपनाए,
वो मेरे ख्याल से वो सब सतही और तात्कालीन है, हाँ? लेकिन सत्य तो हमारे सामने अब आ ही आता है। मोदी जी ने भी मुझे याद आया कि एक बार कहा था कि भाई मेरी कार्यशैली में गलती हो सकती है, हाँ? यशापयश जो मिलेगा उस पर भी सवाल हो सकता है, लेकिन मेरी ईमानदारी, निष्ठा और नीयत पे आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत नहीं होता है। हाँ, हमें भी अनुभव आया है। मोमेडियन के नीति से मित्रों पूर्णतः परिचित होने के बावजूद परिवार को साथ रखना घातक सिद्ध हुआ। यह त्रिकाला बाधित सत्य है, क्योंकि परिवार के सुरक्षा का अतिरिक्त बोझ मराठों ने अपने कंधे पे उठा के, अपने बाहु पर वो बोझ रख के उसको कमजोर कर दिया। अपना लक्ष्य इस अंतिम समय पर उन्होंने ज्यादा स्वतः का लक्ष्य, तय किया हुआ लक्ष्य विचलित करने का काम मराठों ने किया, क्योंकि परिवार की चिंता थी, क्योंकि सामने वाले की गंदी सोच से वो परिचित होते। हाँ, अगर मोमेडियन के गंदी सोच से मराठा अज्ञानी रहते तो मेरे ख्याल से और ज्यादा कुछ अच्छा पानीपत युद्ध में कर सकते थे, क्योंकि खुले मन से बिना कोई पाश के कुंजपुरा जैसा साहस दिखा के कोलजलेश्वर पे जाके, अलीगढ़ के पास जहाँ पे अब्दाली की छावनी थी, वो कोलजलेश्वर के पास जाके ही हमला कर सकते थे। भाई क्यों नहीं कर सकते थे? अब जब पुणे से निकल के 1500, 1600, 1700 किलोमीटर दूर आ सकते हैं, तो वहां का कुंजपुरा से कोलजलेश्वर क्यों नहीं जा सकते? हाँ? या फिर दिल्ली से ही रोहिलाखंड घुसते, वहां अब्दाली तो आना ही आना था और था भी, हाँ? रोहिलाखंड में ही अब्दाली को ठोक देते। आपने कबड्डी का मैच फॉलो किया है कभी? कबड्डी देखो आप, राइडिंग के लिए राइडर आता है और आगे शत्रु के अंदर 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 वो बोनस लाइन जो होती है वो भी क्रॉस करता है, फिर अंदर घुसने की कोशिश करता है। ये जो 7 लोग हैं, ये बस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसे मैं कंधे से ढकेल दूं या उसका पांव पकड़ के खींच लूं। हमने देखा है मित्रों, जो राइडर बिना सोचे बहुत ज्यादा अंदर घुसता है ना, वो 99% टाइम अंतिम रेखा पार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जैसे बोनस लाइन के अंदर 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 डीप में घुसने का प्रयास करता है, उसके सामने संख्या बल ज्यादा होने के कारण वो अपनी क्षमता दिखा के भी बहुत बार आउट हो जाता है। हाँ, कुछ अपवाद है, अब अशक्य प्राय करके वो गुजरते भी है, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो महापुरुष होते हैं। फिर कहीं भी ले लो आप, कौन से भी खेल में ले लो, कौन 64 कलाएं हैं, 64 कलाएं में सभी जगह अपवाद है। महापुरुषों की युद्ध में वीर गति प्राप्त होना मुझे स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम लगता है। इसमें मुझे बहुत बड़ी ज्यादा चढ़ा के कहने वाली बात लगती नहीं है, क्योंकि इसमें किसी का भी दोष हम मान नहीं सकते। हाँ, उस दिन जो हुआ पराक्रम तो सभी ने दिखाया, किसी को वीर गति प्राप्त हुई, कोई बच के निकला। भाई साहब का मैं नाम भूल गया, लेकिन गार्दी के बारे में जो मैंने परसों कहा था, तो उनको थोड़ा सा परेशानी हुई कि भाई वो तो ईमानदारी से नौकरी भी कर रहा था, नौकरी करते करते वीर गति भी प्राप्त हुआ, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई वो तो आखिरकार नौकर था और उसकी बौद्धिक क्षमता कम थी वगैरह वगैरह वगैरह, आपको उसे सम्मान देना चाहिए। ये मुझे अभी
हमारे एक मित्र ने भेजा है। इब्राहिम खान गारदी जैसे पठानों का हमेशा हमारे यहाँ सम्मान हुआ है। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो या मैं आपको समझाने की मेरी जो कोशिश है वो नाकाम रही है, ऐसा कुछ हुआ होगा दोनों में से एक। हाँ, क्योंकि ये जब योजना बना रहे थे ना, तो ये योजना बना के उसको कार्यान्वित करने का विशेष ये युद्ध नीतिज्ञ कहो आप, वो तो इब्राहिम खान कतई नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सामान्य घर से आया हुआ एक ईमानदार निष्ठावान वो फौजी था जिसने अपनी नौकरी की, बहुत अच्छी तरह से की, और नौकरी करते करते अपनी ईमानदारी दिखाते दिखाते वो मर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सम्मान होना ही चाहिए और करते भी हैं। मैंने कभी भी इब्राहिम खान को गलत नहीं कहा है, मैंने उसकी परिस्थिति समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक तो अलग परिस्थिति में जन्मा था, पला बड़ा था, अलग प्रकार के संस्कार प्राप्त व्यक्ति वो था। हम कह सकते हैं कि उसका आगम बिल्कुल अलग था। आगम यानी आपके पूर्वजों से आपको विनाशायास जो ज्ञान मिलता है उसको आगम कहते हैं। अब अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण से ये तो हमारे प्रमाणों से ये इतर था, क्योंकि ये मराठों की नौकरी करते महाराष्ट्र में था, तो उसका अनुमान भी गलत होगा। और प्रत्यक्ष प्रमाण तो वो सामने देख रहा था, कर्नाटक में उसने देखा था। ऐसा नहीं है कि वो एक महीना पहला फ्रांस के बूसी से निकल के डायरेक्ट महाराष्ट्र आया था। पौंडीचेरी में भी उसने अपनी सेवाएं दी थी, बल्कि मराठों के विरुद्ध लड़ा था। अब बताओ, ये मैंने सुना है, आपको याद होगा शायद। वरना आप ये बताओ, इब्राहिम खान तो अपनी ईमानदारी और निष्ठा से अमर होने वाला व्यक्तित्व है भाई साहब। उसकी निंदा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हाँ, उसकी सीमित क्षमता दिखाने का निश्चित प्रयास है कि भाई मेरे जैसा लड़का अगर 150 किलो का वेट उठाने लगे वो मर जाएगा, जिम से मुझे बाहर हकाल देंगे वो। हा? कि भाई तेरी क्षमता नहीं है, अभी 150 किलो का स्ट्रेच मारने की क्षमता है ही नहीं तुझ में, क्योंकि तू सीखा नहीं है। और एक उदाहरण देता हूं, वो काफी है। भले एन वक्त उसने सुझाया, इब्राहिम खान ने भाऊ को, ठीक है, लेकिन उसने सुझाया हुआ जो निर्णय था इब्राहिम खान ने, वो तुरंत भाऊ ने स्वीकार कर लिया। अब युद्ध के बाद में इब्राहिम खान ने सुझाया हुआ सुझाव गलत साबित हुआ, तो भाऊ का निर्णय भी गलत साबित हुआ। मराठे स्वतः अपने ही खोदे खंडक में कैद जैसे बनकर रह गए, बताओ। लेकिन उसी गार्दी ने मराठों को नई तकनीक से तोहफे बनाना भी सिखाया है। सातारे के पास तोपों की नाना ने फैक्ट्री चालू की थी, मैंने बताया था आपको। दूसरी चीज, गार्दी का योगदान मैं बता रहा हूं। एक, नए तकनीक से तोफ बनाना सिखाया। 2, कवायती फौज। अब इस कवायती फौज का महत्व उसी इब्राहिम खान गार्दी के कारण भाऊ को कर्नाटक में समझ आया था। अब ये अलग सोच आगे आने वाली शताब्दी में कितनी काम आई ये हमने देखा है। उसका कवायती फौजों का जलवा हमने देखा है, पढ़ा भी है। आज 2025 में भारत ने उस पुराने युद्ध शास्त्र, युद्ध नीति को ऑपरेशन सिंदूर के साथ 180 डिग्री घुमा दिया है। बताओ, जो अंग्रेजों ने कवायती फौज के साथ नयापन लाया था, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने 22 मिनट में उसको और बदल दिया, 180 डिग्री, बल्कि मैं कहता हूं घुमा दिया है।
आने वाले मित्रों, ये मुझे तो लगता है कि आने वाले लंबे समय तक ये युद्ध नीति में जो बदलाव हुआ है, ये सब हम देखेंगे। हम नहीं देखेंगे, विश्व भी देखेगा, और विश्व इस बदलते हुए युद्ध नीति से सीखने जा रहा है। मुझसे लिख लो आप। अंग्रेजों ने भी इसी कवायती फौज की मदद से 1820 से लगभग 1925 तक कही है, एक छतरी भारत पे राज किया, क्योंकि 1920 से प्रदेशों को भंग करने की योजना पे उन्होंने अंग्रेजों ने काम शुरू किया था, इसलिए मैंने 1925 कहा। नहीं तो वो डोमेनियन स्टेट वाली आजादी जो है हमें, सार्वभौम नहीं, डोमेनियन स्टेट वाली आजादी, वो तो 1947 में मिली थी। 50 के बाद सार्वभौम प्रजासत्ताक बना है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। एक टीवी पे आपने कहीं देखा भी होगा शायद, तारिक फतेह साहब थे, अब तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन वो अपना नाम तारिक फतेह सिंह बताते थे। पाकिस्तानी मूल के पत्रकार थे, बाद में कनाडा में गए, कनाडा के नागरिक हो गए, अब स्वर्गीय हो गए हैं। शायद 2-3 साल पहले उनका निधन हो गया। वो कहते थे, मैंने खुद को सिंह कहा क्योंकि मैं तारिक फतेह होने के बावजूद स्वयं को राजपूत पूर्वजों का वंशज मानता हूं, इसलिए मैंने अपने आप को सिंह भी लगाना शुरू कर दिया है। उन तारिक फतेह सिंह साहब ने मरने से पहले इंडियन टीवी पे बताया था कि मध्य युग के बाद आप देखो, हर 70-80 साल में विश्व में हर देश की सीमाओं में बदल हुआ है। भाई साहब गिन लो, भारत की सीमा बदले हुए भी अभी 80 साल होने को आए हैं। बैक टू पानीपत, हम शिंदे जी को याद करते हैं, बल्कि मुझे तो शिंदे का जब मैं नाम लेता हूं तो मालोजी राव से मुझे सभी शिंदे वंश याद आता है। इस पूरे शिंदे वंश की आप निष्ठा देखो, देशभक्ति देखो, श्रद्धा देखो, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने आद्य देवताओं के प्रति उनकी आस्था देखो, और संस्कार देखो, और संस्कार से आया स्वार्थ त्याग भी देखो। इन सब के मूर्तिमंत प्रतीक ये शिंदे खानदान है। आप वो 1757 के यशवंतराव अकेले को छोड़ दो, बाकी पूरा शिंदे वंश आज भी उतना ही बड़ा वंदनीय है। मैं तो कहता हूँ 18वीं शताब्दी में जितने भी महापुरुष भारतवर्ष में जन्मे हैं मित्रों, उन सब में अग्रणी नाम शिंदे घराने का होना चाहिए। इनफैक्ट है, कोई नकार नहीं सकता। पानीपत में जनकोजी के वीरगति होने के बाद भाई महादजी जैसे युग पुरुष ने आकार लेना शुरू किया। ये हमें याद रखना होगा ये बात। वही महादजी जिन्होंने अपनी जीवनी के अंत तक मराठों को अपना वहीं पुराना शीर्ष स्थान प्राप्त करने का साहस अकेले महादजी शिंदे जी ने किया है। उनके साथ मैं एक और दूसरे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ को रखना चाहता हूं, नाना फडणवीस। इन दोनों के अंत के बाद तेजी से आप देखोगे 1818 में हिंदवी स्वराज्य का भी अंत हुआ है। कि ये दोनों आप देखो, ये दोनों पानीपत की राख से बल प्राप्त करके आसमंत तक छलांग लगाने वाले महान राष्ट्र पुरुष ये दोनों हैं। आने वाले एपिसोड में मैं साबित करके आपको दिखाने वाला हूं कि ये दो कितने महान राजनीतिज्ञ और राष्ट्र प्रेमी जीव थे। पानीपत विभीषिका के स्मरण ने और प्रत्यक्ष अनुभव, ये इसकी मदद से
इन दोनों महापुरुषों ने राष्ट्र कार्य ऊंचे दर्जे तक ले जाने का साहस किया, और उसके लिए पानीपत ने उनको प्रेरणा भी दी, ऊर्जा भी दी, और नया कुछ करने की स्फूर्ति भी पानीपत से ही उनको मिली। आखिर में 2 शब्द मल्हारबा। आपने 30-35 एपिसोड सुना होगा कि मैं मल्हारबा के बारे में बहुत नाराजी व्यक्त करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मल्हारबा का सुझाव उस टाइम जब उन्होंने नई पीढ़ी को दिया, तो नई पीढ़ी ने भी उसको नकार दिया है पूरा, बिल्कुल। लेकिन आखिर में मल्हारबा अपने विचारों से गलत साबित हुए, मान्य। लेकिन आप प्रत्यक्ष पानीपत अभियान में आप उनका बर्ताव देखिए, और स्पेसिफिकली उस दिन जब 14 जनवरी को मराठों की हार हुई, उस दिन पराजय होने के बाद भी उन्होंने अपने विचारों को किसी पे नहीं थोपा है भाई साहब। पूरे एक साल बिल्कुल सिंसियरिटी से उन्होंने भाऊ के हर निर्णय का स्वागत किया है। हाँ, हम सब जानते हैं कि उनके विचार इतर थे, हम सब जानते हैं वो भाऊ के विचारों से या जनको जी के विचार से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। हम ये सब डिटेलिंग मैंने की है। लेकिन एक साल भाऊ की आज्ञा उन्होंने मानी है। मैं तो ये कहूंगा अंतिम क्षण तक एकजुट होके मल्हार राव और तुकोजी राव दोनों लड़ते रहे हैं। अब वो और दमाजी पानीपत से बच के निकले, वो कोई निंदा के श्रेणी में आने वाली चीज है क्या? हाँ, कोई बेईमानी करके निकले हैं क्या? हाँ, 50,000 भर गए, कुछ 2-5 हजार उसमें जिंदा रहे, जिंदा वापस भी लौटे हैं, ठीक है। प्रश्न है, क्या उन्होंने राष्ट्र कार्य से अगले समय, आने वाले समय में किनारा किया है क्या? मैं होलकरों की बात कर रहा हूं, कतई नहीं किया है, बल्कि और ज्यादा एकाग्रता से और ज्यादा बल जोड़ के उन्होंने राष्ट्रभक्ति का कार्य किया है और आज भी कर रहे हैं। आनंदी भाई, चलो वो तो सब्जेक्ट अलग है, वो तो आगे आएगा ही। 1790 तक हम तो जाने ही वाले हैं, तब मैं पूरी डिटेल भी अहिल्या बाई की मैं बताऊंगा कि भाई क्यों उनको पुण्य श्लोक कहते हैं, अहिल्या बाई को पुण्य श्लोक क्यों कहते हैं, बताऊंगा। वंदे मातरम।